गाइस आज हम आप लोगों के फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन कराएंगे। गाइस हम आपको एग्जाम से पहले पूरे 500 महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिक्स के पूरे 500 महत्वपूर्ण प्रश्न डीपीपी के रूप में देने वाला हूं और सभी प्रश्नों के सलूशन कराने का लक्ष्य रखा हूं। गाइस ये 500 प्रश्न आपको कैसे देंगे डीपीपी के रूप में मैं पहले भी बताया हूं, लेकिन कुछ स्टूडेंट नए होते हैं, उनको डाउट होता है, उनको मैं बता दूं। देखिए गाइस हम आपको डेली 10 क्वेश्चन देता हूं मॉर्निंग में, आपको उन्हें सॉल्व करना होगा और ये हम पूरे 50 दिनों तक करेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं आएगा। तो 50 दिनों में 500 प्रश्न, 50 दिनों में फिजिक्स के पूरे 500 प्रश्न अगर आप कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में कितने प्रश्न आएंगे? 25 या 30 प्रश्न। ठीक है, 25 या 30 प्रश्नों के लिए अगर आप 500 प्रश्न लगा लेते हो तो कोई भी प्रश्न आए आपके बोर्ड एग्जाम में, सभी के सभी प्रश्न आपको इसी 500 प्रश्नों में से देखने को मिलेगा। और हम इससे शुरू कर दिया हूं, 17 फरवरी से आपको डेली दे रहा हूं डीपीपी। आज हम 19 फरवरी के जो डीपीपी हैं उसमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, जो काफी स्टूडेंट को डाउट था उसको क्लियर करेंगे। साथ में सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे रिकैप के रूप में। तो गाइस अगर आपको भी इस क्वेश्चन का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के जरिए जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपको डेली मॉर्निंग में डीपीपी दे देता हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में गाइस अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज लेक्चर्स पड़ी हुई हैं, सभी को देख लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम अगर यहां पर सभी क्वेश्चन को लिखने लगेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, और टाइम ही तो है जो आपके पास नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूं, मैं क्वेश्चन को बोलकर सुना दूंगा। और आप लोग जो है क्वेश्चन पाना है तो टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम पर जाकर अल्फा इंस्टीट्यूट सर्च कर लेना तो मेरा चैनल आ जाएगा वहां पर, और आप उसे खोलकर वहां पर इजीली आप क्वेश्चन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट मुझे लिखकर, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे लिखकर भेजते हैं क्वेश्चन का सलूशन, जो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा लिखते हैं उन सभी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन जो होता है उसका सलूशन के रूप में हम डाल देते हैं। यानी क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, सलूशन भी मिल जाएगा, यानी डीपीपी भी मिल जाएगा, डीपीपी का सलूशन भी मिल जाएगा, वो भी अलग अलग स्टूडेंट के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से जो स्टूडेंट लिखते हैं उन्हीं का मैं डालता हूं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। 19 फरवरी को सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछा था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग से आप लोग क्या समझते हैं। देखिए आप लोग अगर डीपीपी किए हो या फिर नहीं किए हो, सभी लोग देखना इस लेक्चर को, क्योंकि अगर आप डीपीपी किए होंगे तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। अगर नहीं किए होंगे तो भी आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं आपसे, अगर आप फिजिक्स में अच्छा नंबर लाना चाहते हो अब से पढ़कर, तो आपको डीपीपी कर ही लेना चाहिए और सॉल्यूशन भी देख लेना चाहिए, बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, यकीन मारिएगा मेरा। 10-10 क्वेश्चन, कोई बार वर्डन आपके ऊपर नहीं पता चलेगा, धीरे धीरे पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स। ठीक है, जिसमें से हम आपको 10 क्वेश्चन में देता हूं। आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न भी होते हैं, आंकिक प्रश्न भी होते हैं, डेरिवेशन वाले प्रश्न भी होते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न भी होते हैं और लघुत्तरी प्रश्न भी होते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न छोड़कर सभी प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पी का टेंशन मत लेना, उसे भी हम लोग कंप्लीट करा लेंगे आगे चल के। ठीक है, तो गाइस चलिए क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए, यह क्वेश्चन था। तो हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए मैं यहां पर डिफिनीशन वगैरह ज्यादा नहीं लिखूंगा, केवल क्वेश्चन समझाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि टाइम कम बचा है। लिखने लगूंगा तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। प्लीज आप लोग अगर लिखा हुआ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर चले जाना, वहां पर काफी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अच्छे अच्छे लिखकर भेजे थे सबका सोल्यूशन मैं भेजा हूं। ठीक है, आप वहां से ले लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग की समझते हैं। अनुगमन वेग क्या होता है? अनुगमन वेग, देखिए आप लोग अपने घर से स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो? किससे जाते हो? कुछ लोग बाइक से जाते होंगे, कुछ लोग पैदल जाते हैं, कुछ लोग साइकिल से जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब आप लोग अपने घर से स्कूल जाते हो तो बाइक या साइकिल या पैदल जैसे भी जाते हो एक निश्चित वेग से जाते हो ना, एक निश्चित वेग से चलते हो। तो एक वेग होता है, वेग मतलब एक चाल होता है आपका। कुछ लोग कहते हैं ना चाल ढाल अच्छा नहीं होता है, उसी प्रकार से
इलेक्ट्रॉन भी एक निश्चित वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग। डिफिनीशन इजी है आपका, मैं अभी आपको डिफिनीशन समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसको क्यों कहते हैं अनुगमन वेग, क्या होता है इसको समझ लो। जिस प्रकार से आप लोग एक निश्चित वेग से, कोई लोग कहते हैं ना बाइक 40 किलोमीटर प्रति आवर से स्पीड से चला रहा है, यानी कि उसके बाइक का 40 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग है, ठीक है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी किसी धातु के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिस वेग से जाते हैं उस वेग को कहते हैं अनुगमन वेग, ठीक है। डिफिनीशन एक अगर इसका आपको लिखना हो तो लिखेंगे वह वेग जिसके द्वारा किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, देखना ध्यानपूर्वक, वह वेग जिसके द्वारा किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से गति करता है अनुगमन वेग कहलाता है। बात समझ में आई? वह वेग जहां पर मैं डिफिनीशन लिखा हूं, वह वेग जिसके द्वारा किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से गति करता है, उसे कहते हैं अनुगमन वेग। देखिए अनुगमन वेग से हमको हमेशा Vd से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई साहब? Vd से प्रदर्शित करते हैं अनुगमन वेग को। अब बात को समझना है यहां पर, देखिए अनुगमन वेग और धारा और अनुगमन वेग में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? आप लोग पढ़े होंगे, जरा सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तेजी से कमेंट करें कि अनुगमन वेग और धारा में संबंध होता है। वह संबंध होता है, लिखें यहां पर I = NE/AVD। फिर से मेरे साथ बोलेंगे, धारा I = NE/VD, धारा I = NE/AVD। बोलिए मेरे साथ, धारा I = NE/AVD। देखिए यहां पर फिर से समझते हैं, वह वेग जिसके द्वारा किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक स्थान से वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है, उस वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। फिर से बोलिए मेरे साथ डिफिनीशन आप सभी लोग, वह वेग जिसके द्वारा कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से गति करता है, उसे कहते हैं अनुगमन वेग। मेरे साथ सभी लोग बोलिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, जितना लिखोगे उतना अच्छा याद होगा। अब देखिए धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है? I = NE/VD। बोलिए मेरे साथ, I = NE/VD। कौन EVD? NE/VD। कौन EVD? NE/VD। जहां पर ध्यानपूर्वक समझना, ये जो VD है इसे कहते हैं अनुगमन वेग, ठीक है। A जो है आपका, ये A, इसे कहते हैं क्षेत्रफल कहते हैं। सर ये क्षेत्रफल है, जैसे आप लोग है ना, किसी का नाम अगर विकास होगा तो उसे V से निरूपित कर देते हो शॉर्ट में, उसी प्रकार से क्षेत्रफल होता है जिसे हम लोग एरिया कहते हैं। एरिया को A से प्रदर्शित कर दिए हैं। यह E जो है, इस E को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और N को कहते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखिए I = क्या होता है? NE/AVD। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, I = NE/AVD, जहां पर VD आपका अनुगमन वेग, A आपका क्षेत्रफल, E आपका क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, N हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए न्यूमेरिकल यहां से बनते हैं, वैसे क्वेश्चन कुछ और है लेकिन मैं न्यूमेरिकल भी बनता है यहां से,
और मैं न्यूमेरिकल भी दिया हूं इसी सूत्र पर आधारित। अगर आपसे यहाँ पर ये 3 चीजों में से ये कितने यहाँ पर क्वांटिटी है, आई या आपका धारा 1 2 3 4 5, ये 5 चीज है। अगर इसमें से 4 चीज देकर एक चीज पूछ ले तो क्या आप इसमें रख कर मान नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे, लेकिन कब? जब आपको ये सूत्र याद होगा, यह फार्मूला याद होगा। तो याद रख लेना I इज इक्वल टू NEVD, ये फार्मूला होता है अनुगमन वेग का। ठीक है, अब इस सूत्र में, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि अनुगमन वेग और क्या क्वेश्चन था मुझे पढ़ लेने दीजिए। इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का निगमन। देखिए इसको हम कर लेते हैं। आपको इतना याद रखना होगा, अनुगमन वेग I इज इक्वल टू NEVD होता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम इसे रब करते हैं। रब करने के बाद इसे देखते हैं। देखिए यहां पर अनुगमन वेग, अब इसे हम वेग और धारा में संबंध, धारा में संबंध क्या था संबंध भाई? कौन किसका क्या था? यह इसका वो था, वो उसका यह था। क्या था? I इज इक्वल टू क्या था? बोलिए NEVD, सॉरी NEAVD होगा। आप लोग बता भी नहीं रहे हो, NEAVD। ठीक है, ये होगा। अब इसमें कौन क्या है इसे तो बताने की जरूरत नहीं, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो। NEAVD दिखाई तो दे रहा होगा ना? नहीं दिखाई दे रहा तो आवाज तो सुनाई दे रहा है ना। I इज इक्वल टू क्या होता है? NEAVD। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे बहुत पहले बचपन में। वह फार्मूला क्या है? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू V अपान I, V अपान L। ठीक है, V अपान L। वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू V अपान L। पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो ना? रट लो। सर मैंने तो नहीं पढ़ा, तो रट लो E इज इक्वल टू V अपान L, क्योंकि यहां पर अगर प्रूफ करना है तो आपको रटना पड़ेगा। जैसे बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना है तो पढ़ना पड़ेगा, अगर इस डेरिवेशन को अगर प्रूफ करना है तो रटना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले नहीं पढ़ा है। फिर भी जो पढ़े उनको आ रहा होगा। वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या होता है? V अपान L। बोलो मेरे साथ, वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू V अपान L। ठीक है, आपको बल F इज इक्वल टू होता है E और E, मतलब ये इलेक्ट्रॉन वाला ही है, ये वैद्युत क्षेत्र E वाला है। तो आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू, यहां से इस E का मान उठाकर यहां पर रखो, EV अपान L रख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आप लोग बहुत पहले पढ़े होंगे F इज इक्वल टू होता है MA। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ये जहां पर आपका तोरण था तो वही यहां पर रखेंगे। F इज इक्वल टू लिखेंगे MA इज इक्वल टू EV अपान L। यहां पर A इज इक्वल टू निकालेंगे क्या? EV अपान ML। ठीक है, ये आपका इसे निकालेंगे और इसे समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। यहां पे कोई समस्या? A इज इक्वल टू EV अपान ML, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होगा। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूं, देखो बुक में देखोगे और मैं टीचर्स को देखोगे तो वह यहां पर इसके आगे एक कंसेप्ट लगाकर, क्या कंसेप्ट लगाते हैं? अनुगमन वेग VD इज इक्वल टू U1 टाउ A, इस तरह से U2 टाउ A, टाउ 1 टाउ 2, ऐसे करते रहते हैं। ऐसे ही जाते जाते आपका ये जो U1 U2 U3 था, इसका आपका सोल्यूशन होता है, ये 0 हो जाता है और उसके बाद बचता है टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 A। टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 A को, तो जो टाउ 1 टाउ 2, एक मिनट सब लिख लेते हैं, इस तरह से होता है VD। आप लोग मत टेंशन लेना, अभी मैं इसे डायरेक्ट करने का तरीका बताऊंगा। VD इज इक्वल टू U1 प्लस टाउ 1 A, U2 प्लस टाउ 2 A। ठीक है, इस प्रकार से करते जाते हैं, यहां तक जाते जाते UN प्लस टाउ n A, इस प्रकार से कर लेते हैं। ये आपको बताया होगा किसी ने जरूर, ये आपके बुक में भी दिया होगा ऐसे। ठीक है, लेकिन आपको अब ऐसे नहीं करना है, मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रहा हूं। डायरेक्ट क्या करना है आपको मैं बता रहा हूं, डायरेक्ट यहां पर लिखना। हम जानते हैं
क्या जानते हैं कि आप जानते हो कि एग्जाम्पल से बता रहे हो, आप जानते हो कि वी डी इज इक्वल टू टाउ ए। डायरेक्ट लिख देना वी डी इज इक्वल टू टाउ ए। कुछ लोग कहेंगे सर गलत हो जाएगा, हाँ डायरेक्ट करना एक गलती है, लेकिन क्या करोगे, कुछ लोगों को वह चीज़ समझाने में मुझे उतना टाइम लगेगा, उससे कम में ये याद करके कर लेंगे। और एग्जामिनर को लास्ट में आंसर से मतलब होता है, आप वहाँ से यहाँ तक सही कियो, लास्ट में एक स्टेप काट दियो तो एग्जामिनर को ये नहीं मालूम कि आपको नहीं आ रहा है। एग्जामिनर सोचेगा कि हो सकता है आप टाइम बचाने के लिए ऐसा कर लियो, ठीक है। इसलिए आप निफिक्र होकर कर सकते हो। वी डी इज इक्वल टू टाउ ए, ये वी डी क्या है, आपका अनुगमन वेग है। टाउ क्या है, टाउ आपका श्रांति काल है। काल, सर ये श्रांति काल क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन भी था, कुछ लोग श्रांति काल के बारे में डाउट भी पूछे थे। बने रहना लास्ट तक, मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर जो अभी समझना है उसे समझते हैं। टाउ इज यहाँ पर ए, ठीक है। अब ये ए का मान यहाँ पर रखते हैं, वी डी इज इक्वल टू टाउ ई भी अपान एम एल, ये लिखते हैं, ठीक है, ई भी अपान एम एल। अब क्या करते हैं, इस वी डी का मान यहाँ पर रखते हैं, टाउ रखते हैं यहाँ पर, आइए रखते हैं यहाँ पर, क्या होता है समझना है। यहाँ पर वी डी इज इक्वल टू क्या है, टाउ ई भी अपान एम एल, यही है ना, यही वी डी का मान यहाँ पर उठाकर रखेंगे तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू एन ई ए टाउ ई भी अपान एम एल, ये होगा आई इज इक्वल टू एन ई ए टाउ ई भी अपान एम एल। ये होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, ये तो होगा आपका ना। अब समझना है यहाँ पर क्या करना है आपको, अब समझना है यहाँ पर, यहाँ से ही आपको ये जो ओम का नियम है वो आएगा। कैसे आएगा अभी मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये बी अपान एल, जो बी अपान आई, सॉरी इस तरह से लिखो आप, ठीक है। देखो आप इसे इस तरह से लिखो, एक मिनट आप इसे अंदर ही रहने दो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये भी को उठाकर यहाँ पर लाते हैं, आई अपान भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई ए टाउ ई अपान एम एल। कोई दिक्कत यहाँ पर, ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, सीधे सीधे ये लिखा हूँ मैं, सीधे सीधे मैं इसे लिखा हूँ, कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, भी आई अपान भी को भी अपान आई के रूप में लिखते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। जब उल्टा करेंगे तो यह आपका यन हो जाता है, वन अपान यन हो जाएगा, और यह ए आपका वन अपान ए हो जाएगा। और यहाँ पर देखना ई और यह ई, दो ई होगा ना, तो ई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तीन चीज हो गया, ठीक है, तीन चीज हो गया। और यहाँ पर समझना एम एल अपान टाउ, इसका भी उल्टा हो जाएगा ना, कुछ नहीं किए इसका उल्टा किए, कुछ नहीं किए ना, ये टाउ है, ठीक है, एम एल है, एम एल अपान टाउ, हम कुछ नहीं किए हैं, जस्ट उसका उल्टा किए हैं, जस्ट उल्टा उसका क्या किए हैं, उल्टा किए हैं। अब यहाँ पर समझना आप लोग, देखना यहाँ पर क्या पते की बात है, बी अपान आई इज इक्वल टू, देखना यहाँ पर एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। इसे एक साथ लिखते हैं, एल अपान ए, इसे एक साथ रखते हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ये जो आपका क्या है, एम एन ई स्क्वायर टाउ, यही आपका एक कांस्टेंट है, इसी को आर से निरूपित करते हैं। इसको कैसे निरूपित करते हैं, आर से निरूपित करते हैं। तो बी अपान आई इज इक्वल टू आर एल अपान ए, ऐसे लिखते हैं। और यही आपका किसका नियम है, ओम का नियम है। कैसे ओम का नियम है आपको मालूम है, यह देखिए आर आपका कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट सर, यहाँ पर यम ई यन ई और टाउ से मिलकर बना है, तो ये कांस्टेंट ही है। आर आपका कांस्टेंट है, यह लंबाई भी किसी तार के लिए कांस्टेंट होता है, क्षेत्रफल भी कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब नियत होता है, ये कभी नहीं बदलता है। मैं मार्केट से ये तार लेकर आया हूं, मान लो ये एक बित्ते की तार है, इस तार की लंबाई, क्षेत्रफल और प्रतिरोध नहीं बदलता है। तो ये भी धारा वोल्टेज और धारा का अनुपात एक नियतांक हो जाता है, और यही आपका ओम का नियम है। क्वेश्चन में मैं ओम का नियम एक क्वेश्चन में पूछा था, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, ओम का नियम लिखिए। ओम के नियम के अनुसार किसी भी
तार की भौतिक अवस्था न परिवर्तित की जाए। किसी भी तार की भौतिक अवस्था परिवर्तित न किया जाए तो किसी भी तार की भौतिक अवस्था परिवर्तित न किया जाए तो उसका विभवांतर और धारा का अनुपात नियत होता है। विभवांतर और धारा का अनुपात क्या होता है? नियत होता है। किसी भी तार की भौतिक अवस्था परिवर्तित न की जाए तो उसके विभवांतर तथा धारा का अनुपात नियत होता है। यार बोलो मेरे साथ साथ या लिखो कमेंट बॉक्स में, किसी भी तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न की जाए तो उसके विभवांतर तथा धारा का अनुपात नियत होता है। ये ओम का नियम है। आप यहां से ओम का नियम भी सीखे हो। और यहां पर अगर कोई पूछ दे आपसे प्रतिरोध क्या है, तो आप जानते हो ये कांस्टेंट आर जो वही प्रतिरोध है। जरा सभी लोग प्रतिरोध का वीमा जो कि क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रतिरोध का मात्रक जो कि ओम होता है आपको मालूम है, लेकिन वीमा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो ये पहला क्वेश्चन था और पहला क्वेश्चन तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन ये दोनों एक साथ हो गया आपका। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था। ये डेरिवेशन में बहुत से लोगों को डाउट था इसलिए मैं इसे बता दिया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपको डाउट था वही क्वेश्चन मैं बताऊंगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको डाउट में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है पढ़िए आप सभी लोग। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, एक मिनट, ये आज का आप सभी लोग डेली के डेली डीपीपी लगाते रहिए, अन्यथा आपको बहुत दिक्कत होगी। बाकी जो क्वेश्चन आपको डाउट होता है नहीं याद होता है उसको मैं बताने के लिए हैं हम। ठीक है, ताप बढ़ाने पर किसी अर्धचालक और चालक में उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए दो प्रकार के चालक होते हैं, एक होता है अर्धचालक, दूसरा आपका होता है चालक। सर ये क्या है? अर्धचालक के बारे में आप लोग नहीं जानते हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, नहीं जानते हो अर्धचालक के बारे में। ठीक है मैं बता दे रहा हूं, लेकिन ऐसा किसी और से मत पूछना जाके, नहीं उनको आप पे डाउट होने लगे कि आप पढ़ाई कर रहे हो या क्या कर रहे हो। देखिए अर्धचालक क्या होता है? ऐसा चालक होता है जिसमें विद्युत धारा लगाने पर पूरी तरह से नहीं बहता है। मतलब यहाँ पर अगर दो एम्पियर की धारा लगाओगे तो यहाँ पे 0.5 मिलेगा या 1 एम्पियर मिलेगा। चालक क्या होता है? पूरी की पूरी धारा बहने लगती है। जैसे सिलिकॉन उल्कान ये अर्धचालक होते हैं। आपका एक पेपर में लास्ट चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर, जिसे आप लोग हिंदी में अर्धचालक कहते हैं, जहाँ पर आपको पीएन जंक्शन डायोड वगैरह पढ़ा जाता है। मैं आपको पढ़ाया भी हूँ। ठीक है, तो वह अर्धचालक होता है। तो अर्धचालक की जब हम टेम्परेचर बढ़ा दें, मान लीजिए आप अर्धचालक लेकर आए, एक सिलिकॉन या कोई भी अर्धचालक लेकर आए, उसका टेम्परेचर आप बढ़ा दिए। ठीक है, टेम्परेचर ताप को बढ़ा दिए, तो उसका जो प्रतिरोध होता है आर, वह आपका क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ प्रतिरोध कम होगा या फिर बढ़ेगा? जरा बताइए आप लोग। और दूसरा कंडीशन यही में होता है, अगर आपका कोई चालक है, मान लीजिए एल्युमिनियम की तार है, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया आप लोग, एल्युमिनियम के तार है उसका टेम्परेचर आप लोग बढ़ा दिए। ठीक है, टेम्परेचर टी को बढ़ा रहे हो, तब इसका प्रतिरोध क्या होगा? आर घटेगा या बढ़ेगा? जरा बताइए आप लोग। देखिए अर्धचालक जो होता है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ उसका प्रतिरोध कम होता है। क्या होता है? कम होता है। और जो चालक होता है उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध अधिक होता है। एक फार्मूला होता है जिससे आपका ताप गुणांक का सूत्र आता है, और ताप गुणांक के बारे में पूछा भी है। ताप गुणांक क्या होता है ये भी पूछा है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? देखिए आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ये फार्मूला होता है, जहां पर अल्फा आपका ताप गुणांक है, टी आपका ताप है, जिसे आप लोग केल्विन में निकालते हो। ठीक है, अल्फा आपका ताप गुणांक है, टी आपका ताप है, और जो R0 है यह आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर
या 0 केल्विन पर, ठीक है, पर प्रतिरोध है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला होता है। अगर इसमें अल्फा का मान चालक के लिए पॉजिटिव होता है, किसके लिए? चालक के लिए। चालक के लिए अल्फा का मान पॉजिटिव होता है, अर्धचालक के लिए अल्फा का मान निगेटिव होता है। अब जरा सोचिए यहां पर इस फार्मूले में, अगर कोई अर्धचालक है, इसमें ये जो अल्फा का मान निगेटिव होगा, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस के जगह पे 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि अल्फा का मान निगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, पहले टी का मान 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं। जरा सोचिए, जब 1 रखेंगे तो 1 में से 1 चला जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उसका प्रतिरोध था उससे टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ कम हो रहा है। अगर इसी कंडीशन में अगर कोई चालक है, चालक के दौरान ये देखिए प्लस होता है, जब चालक के लिए अल्फा का मान प्लस होता है तब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ, मान लीजिए यहाँ पे टी का मान 1 रखे, तब क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। अगर टी का मान 2 रखे तो 1 प्लस 2 अल्फा हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे अल्फा का मान बढ़ता जा रहा है, तो इसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। ये दूसरे क्वेश्चन का सलूशन है। यहाँ पर पूछा गया था ताप गुणांक के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, यही था शायद। तो यहाँ से हम लोग ताप गुणांक का व्यंजक प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे? आर टी इज इक्वल टू, आप जानते हो R0 1 प्लस अल्फा टी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर टी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? R0 प्लस R0 अल्फा टी, ये लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर आर टी माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा टी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं आर टी माइनस R0 अपान R0 टी इज इक्वल टू अल्फा। ये आपका बन जाता है, क्या बन जाता है? ये आपका बन जाता है ताप गुणांक अल्फा, क्या सॉरी, ये ताप गुणांक अल्फा का सूत्र बन जाता है। ये व्यंजक हो जाता है ताप गुणांक अल्फा का। तो ये कंसेप्ट है कि अर्धचालक के लिए टेम्परेचर के साथ साथ में प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध कम होता है, चालक के लिए टेम्परेचर के साथ में प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, किसी भी अर्धचालक के लिए टेम्परेचर मतलब ताप को बढ़ाने के साथ साथ उसका प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि उसका ताप गुणांक अल्फा निगेटिव होता है। बोलिए मेरे साथ आप लोग, किसी भी अर्धचालक के लिए ताप बढ़ाने के साथ साथ प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि उसका ताप गुणांक निगेटिव होता है। किसी भी चालक के लिए ताप बढ़ाने के साथ साथ प्रतिरोध बढ़ता है, बढ़ता है, क्योंकि उसका ताप गुणांक पॉजिटिव होता है या धनात्मक होता है। ताप आर टी इज इक्वल टू, ये फार्मूला लिख लीजिएगा नीचे और पूरे अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। वैसे मैं इसका पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर, जाकर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम स्टडी रिलेटेड ऐप है, अगर नहीं ज्वाइन किए हो, नहीं बनाए हो तो बना लो, ठीक है। आईडी होगा यू। मिलते हैं नेक्स्ट को अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं देखा था सभी स्टूडेंट ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के द्वारा किया गया था। वो क्वेश्चन है आपका ये, ओम का नियम मैं बता दिया हूं, वैद्युत चालकता। ये क्वेश्चन लगभग सभी स्टूडेंट के द्वारा किया गया था। मुझे नहीं लगता इसे मुझे बताना चाहिए। वैद्युत चालकता क्या होता है, ये सभी स्टूडेंट के द्वारा किया गया था। अब मैं बताना है तो मैं बता दे रहा हूं। वैद्युत चालकता जो होता है, वैद्युत चालकता, वैसे मैं पहले भी बताया हूं, जो होता है वह 1 अपान प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं वैद्युत चालकता। बोलो मेरे साथ साथ, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। अब जरा सोचना, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, तो वैद्युत चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। इसे आप लोग महो भी कर सकते हो, ठीक है। और इसका मात्रक होता है साइमंस होता है, ठीक है। और इसका वीमा आप लोग लिखोगे नीचे कमेंट बॉक्स में। वैसे मैं पहले ही सब बताया हूं, वैद्युत चालकता भी बताया हूं आपको,
विशिष्ट प्रतिरोध भी बताया हूँ, विशिष्ट प्रतिरोध भी बताया हूँ आपको, विशिष्ट प्रतिरोध भी बताया हूँ। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध? सुन लो आप सभी लोग, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध ये एक ही चैप्टर के क्वेश्चन है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। रो इज इक्वल टू डीजे होता है, डीजे। सभी लोग डीजे देखें, डीजे नहीं, इसे ईजे कर लो, ईजे कर लो, ईजे। यानी कि ये आपका ई है आपका जो विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र की तीव्रता, और जे आपका है धारा घनत्व। तो आप समझना यहां पर ईजे यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और धारा घनत्व जे के अनुपात को कहते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध रो। अब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? आपको एक रो आर इज इक्वल टू होता है रो, आर इज इक्वल टू होता है रो यल अपान ए, ये भी होता है। तो यहाँ पर रो इज इक्वल टू आप एक फार्मूला ये समझ लेना, रो इज इक्वल टू ये होता है आपका आर ए अपान यल, ठीक है। ये भी एक फार्मूला होता है और ये यहाँ से ही आया है। अगर ई इज इक्वल टू आप निकालोगे, ई इज इक्वल टू क्या मैंने बताया था आपको, ई इज इक्वल टू बताया था भी अपान यल, यही बताया था। और जे धारा घनत्व तो जे बराबर होता है आई अपान ए, आई अपान ए आपका धारा घनत्व जे होता है। तो यहाँ पर आई अपान ए करोगे तो आपका यही फार्मूला आ जाएगा आपका रो अपान यल ए, ठीक है, छोड़ो उसको, उसकी बात नहीं है। तो ये भी फार्मूला होता है, इसको मैं डिटेल से बताया हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं लग रहा है क्योंकि सभी स्टूडेंट इसे किए थे। इसका मात्रक और बीमा वगैरह आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नया एक इसके बाद क्वेश्चन था विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता आप समझ सकते हो, इसी के व्युत्क्रम को कहते हैं, यानी व्युत्क्रम क्या, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका भी मात्रक और बीमा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। आवेश की गतिशीलता, इसे भी नहीं बताएंगे, सभी लोग लिखे थे आवेश की गतिशीलता क्या होता है। गतिशीलता जो आवेश का होता है, मैं बता दूं आपको, आवेश की जो गतिशीलता होता है, आवेश की गतिशीलता आवेश की जो गतिशीलता होता है इसको म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। यह जो होता है वी डी अपान ई के बराबर, वी डी अपान ई के बराबर। वी डी क्या होता है यहाँ पर, वी डी आपका जो होता है अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र, ये आपका अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग, यह आपका वैद्युत क्षेत्र। तो यह अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को आवेश की गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश की गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है हो गया आपका। और आवेश की गतिशीलता किसे कहते हैं? अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को आवेश की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। सभी लोग लिखिएगा अगर जिसे नहीं आ रहा है। अनुगमन वेग वी डी और वैद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को आवेश की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई साहब? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन था, ओमी तथा अनओमी परिपथ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4, ओमी तथा अनओमी परिपथ क्या होता है? एक स्टूडेंट थी, उनको इसमें डाउट था कि ओमी परिपथ और अनओमी परिपथ क्या कहते हैं। देखिए, ओम का नियम आप लोग जानते हैं, ओम का नियम आप लोग जानते हो कि नहीं? अभी अभी आपने बताया था सर। हाँ, तो जो भी परिपथ ओम का नियम, जो भी परिपथ ओम का नियम का पालन करते हैं, जो भी परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमी परिपथ कहते हैं, ठीक है। जो परिपथ जो है आपका परिपथ अगर ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं तो उसे अनओमी परिपथ कहते हैं। देखिए, आप लोग अभी छोटे हो, आगे चलकर
आप लोग ड्राइवर बनोगे, तो ड्राइवर जो बनते हैं, जो ट्रैफिक के नियम का पालन करते हैं, उसे आइडियल ड्राइवर कहते हैं। आइडियल ड्राइवर का मतलब आदर्श चालक, जो कि एक्सीडेंट वगैरह उसका नहीं होता है। वो बात अलग है, कोई आके उसे ठोक दे तो उसकी मतलब नहीं निकलता है, लेकिन बात को समझना, जो ट्रैफिक के नियम का पालन करता है उसे आइडियल ड्राइवर कर सकते हो, जो ट्रैफिक के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनआइडियल ड्राइवर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो परिपथ ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमी परिपथ कहा जाता है, जो परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे कहते हैं अनोमी परिपथ। देखिए, अनोमी परिपथ का एग्जाम्पल भी पूछा गया था, तो अनोमी परिपथ का एग्जाम्पल आपका वैद्युत बल्ब का तंतु या फिर डायोड वाल्व हो सकता है। लिख लीजिएगा, अनोमी परिपथ का एग्जाम्पल वैद्युत बल्ब का तंतु या फिर डायोड वाल्व हो सकता है। इसके बाद का कौन सा क्वेश्चन है? इसके बाद का जो क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध R है, अगर इसकी लंबाई n गुनी खींचकर कर दी जाती है। अरे खींचकर कर दी जाती है, मान लीजिए आपके घर की दूरी थोड़ा सा, आपके रूम की दूरी कम है, या ठंडी का समय है, आप लोग रजाई में बैठे हो, मोबाइल चार्ज करनी है, तो आप अपने तार की लंबाई खींचकर n गुनी कर दिए। खींचने पर लंबा होता है ना, तो n गुनी कर दिए, तो तार का प्रतिरोध क्या होता है? तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तार के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? और इस पे आधारित मैं एक न्यूमेरिकल भी दिया था, और इससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। और मुझे खुशी है कि एक स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे इसका सोल्यूशन भेजे थे, और सोल्यूशन में ये कैसे, मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता दूंगा, क्योंकि कुछ लोग हैं उन्हें नहीं समझ में आएगा, दिक्कत होगी, और एग्जाम में आप डायरेक्ट भी लिख दोगे तब पर भी चलेगा, लेकिन वह पूरा कैसे होता है उसको डेरिवेट करके बताए थे कि NaL इज इक्वल टू AL, ऐसे करके डेरिवेट किए थे और उसे बताए थे, लिखे थे। ठीक है, जिसे आता है वो लोग ऐसे ही करेंगे, लिख कर भेजेंगे भी मुझे, ताकि उनको यही याद रहे और यही एग्जाम में लिखेंगे। जिन्हें नहीं आता है इसका अल्टरनेटिव है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, किसी भी तार का आपको याद रखना होगा, याद क्या रखना होगा सर? किसी भी तार की लंबाई अगर n गुनी कर दें, लंबाई अगर n गुना कर दें, तो उसका प्रतिरोध, जो उसका नया वाला प्रतिरोध होता है, n स्क्वायर गुना हो जाता है, n स्क्वायर गुना हो जाता है। यानी अगर कोई तार है, उसका पहले प्रतिरोध 4 है और इसकी लंबाई बढ़ाकर 3 गुनी कर दी जाती है, यानी इसकी पहला प्रतिरोध 4 है, इसकी लंबाई बढ़ाकर 3 गुना कर दे, तो इसका जो प्रतिरोध हो जाता है 3 का स्क्वायर, मतलब 9 इंटू 4, मतलब 9 इंटू 4 मतलब 36 हो जाएगा, 36 गुना हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तार का प्रतिरोध अगर उसकी लंबाई को बढ़ाकर दुगुना कर दें या n गुना कर दें, तो उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन था मैं जो कि दिया था आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में। क्वेश्चन क्या था कि एक तार का प्रतिरोध 8 है, इसकी लंबाई 2 गुना कर दी जाती है, तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा था। एक तार का प्रतिरोध 8 है और इसकी लंबाई n गुना कर दी जाती है, यानी 2 गुना कर दी जाती है, तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, तार की प्रारंभिक लंबाई 8 थी, ठीक है, प्रारंभिक प्रतिरोध 8 था, उसकी लंबाई कितना की गई? 2 गुना कर दी गई। आपको मैंने बताया, बाद का जो प्रतिरोध होता है, पहले का जो प्रतिरोध था R1, इसके n स्क्वायर गुना के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर n कितना है? 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर इंटू पहले का प्रतिरोध 8 के बराबर होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 8 के बराबर होगा, मतलब कुल मिला के 32 हो जाएगा, 32 ओम होगा। ठीक है, ये इसका प्रतिरोध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन था? 9 था शायद, 9 ना, 8 का तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन थे कुछ, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थे, मैं सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन था श्रांति काल क्या है और श्रांति काल के क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये भी क्वेश्चन था, इसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं इसे कभी और बता दूंगा। इसमें कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे जो कि कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी सॉल्व करके दिया था, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जिसे मैं सॉल्व नहीं किया था। एक क्या 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं किया था, लेकिन 80% स्टूडेंट इसे सॉल्व कर लिए थे, तो उसका मैं सलूशन नहीं करा रहा हूँ। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम पर मुझे बता देना। मुझे मालूम है 1-2 स्टूडेंट को डाउट होगा, तो मैं इसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के सीरीज में करा दूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग प्रयास करते रहना। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का सीरीज क्या है? उसमें मैं आपको 100 न्यूमेरिकल, देखिए 500 जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ,
इसमें आपके सभी प्रकार के प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, बहुविकल्पी, आंकिक प्रश्न, डेरिवेशन, जिसमें आपके 500 में से 35 महत्वपूर्ण डेरिवेशन भी हैं। इसी 500 क्वेश्चन में 100 इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल भी हैं। न्यूमेरिकल भी मैं इसी में दे रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जिस भी चैप्टर, मतलब 500 आपको क्वेश्चन देना, तो ऐसे नहीं दे रहा हूँ, चैप्टर वाइज दे रहा हूँ। तो एक चैप्टर के जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसको मैं दे रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसी के तौर पे मैं दिया था इसमें 2-3 न्यूमेरिकल, और मैं जब ये टॉप 100 न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें मैं इसे करा दूंगा। वीडियो का लेक्चर का लेंथ लंबा हो जा रहा है, लंबा होगा तो मुझे अपलोडिंग में कुछ समस्याएं आएंगी, हो सकता है क्लास वगैरह नहीं हो पाएंगी, इसकी वजह से मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ। अगर लंबा हो जाएगा तो दिक्कत भी होगी, ठीक है। तो कुछ न मिलने से अच्छा है कि आपको कुछ दे दिया जाए। बाकी क्वेश्चन के लिए आप लोग परेशान मत होना, एक एक क्वेश्चन का सलूशन मैं कराऊंगा। फिलहाल अगर आपको इसका सलूशन देखना है तो टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हो, बहुत से स्टूडेंट सॉल्व करके भेजे हैं, और जिनका भी सही है, जो अच्छे से सॉल्व किए उनका मैं PDF भी डाल दिया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग इसी प्रकार से 500 क्वेश्चन कर लो, बहुत ही अच्छे से होंगे, और मैं एक एक क्वेश्चन का सलूशन करा दूंगा। बट आप जानते हो ना, सलूशन कराने में टाइम लगता है। अब टाइम, अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको सलूशन कराने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। हाँ, जो नहीं आ रहे हैं उसको जरूर सलूशन कराया, आप लोग लिख दीजिएगा, मैं जरूर उसका सलूशन कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं सभी क्वेश्चन का सलूशन कराने का टारगेट रखा हूँ, धीरे धीरे मैं करा दूंगा, धीरे धीरे मैं करा दूंगा, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग कहोगे तो कल से मैं एक एक DPP का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अगर आप ऐसा नहीं कहोगे तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो क्वेश्चन आपके डाउट होंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। एक श्रांति काल वाला क्वेश्चन है जो कि किसी ने मुझे पूछा था, तो श्रांति काल वाला क्वेश्चन मैं बता दूं आप लोगों को या फिर नहीं बताऊं, जाने दो। श्रांति काल वाला क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 टाइप का क्वेश्चन है, उसे मैं कभी और बता दूंगा, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने और सीखने को मिला होगा। DPP आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। कितने क्वेश्चन छूट रहे हैं आपके, 6 का 2 1 क्वेश्चन, 7 छूट रहा है, 8 छूट रहा है। जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वही छूट रहे हैं, टेंशन मत लेना, उसको मैं करा दूंगा, ठीक है। उसमें से एक न्यूमेरिकल करा दिया हूँ, एक ही न्यूमेरिकल बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी को।